दोस्तों, आज की मूवी का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789, पेरिस। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हो रखे थे। वो इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए। वो राजा से तंग आ चुके थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को भूलकर सारा ध्यान रानी पर रखता था। उस दिन लोग बंदूक लेकर बैस्टील में घुस गए। बैस्टील एक जेल का नाम है। सारे लोग उस जेल से नफरत करते थे, क्योंकि वो जेल राजा की ताकत दिखाता था। गुस्से में पागल लोगों ने जेल के कमांडर को भी मार दिया और सारे प्रिजनर यानी कैदियों को छुड़ा दिया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक यादगार दिन था। अरे यार, रेवोल्यूशन का मतलब तो बताना भूल ही गया। तो भाई, रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आए, और ये सब होता है बहुत ही कम समय में, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की हिस्ट्री। वो अलग बात है कि हमें इंडिया की हिस्ट्री ढंग से नहीं पता, तो फ्रांस की तो घंटा ही पढ़ पाएंगे। तो 14 जुलाई 1789 के दिन जो राजा के प्रति गुस्सा दिखाया गया, उसके कारण क्या थे और ये सब शुरू कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो जिसके कारण पूरे शहर में हुड़दंग मचा हुआ था, उसका नाम था लुइस 16। भाई, मुझे तो लुइस 6 पे तरस आ रहा है। बेचारा राजा होकर भी उसने वो जिंदगी गुजारी जो एक क्लास में रोल नंबर 6 की होती है। मैं तो यही कहूँगा, अपने बच्चों का नाम कभी भी ए से मत रखना, और जिनका रोल नंबर 6 है, भाई कुछ भी कर, नाम चेंज करा ले, सेक्शन चेंज करा, क्लास चेंज करा, लेकिन उधर से निकल जा। तो बात करते हैं लुइस 16 की। वो बर्बन फैमिली का था। बर्बन वैसे तो बिस्किट का नाम है, लेकिन यहाँ उसकी फैमिली का है। सही में यार, इन लोगों को नाम रखने नहीं आते। उसे 1774 में फ्रांस का राजा बना दिया गया, और 20 साल की उम्र में उसकी बर्बादी हो गई, शादी हो गई। उसकी रानी बनी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मरिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनके बच्चे का नाम पक्का लुइस 17 रखा गया होगा। लुइस 16 के टाइम पर फ्रांस का राजकोष यानी गवर्नमेंट का पैसा लगभग खत्म हो गया था। और ये क्यों हुआ था, ये हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और हमें बताने होंगे पूरे 5 पॉइंट। तो ध्यान से सुनो। पहला, फ्रांस को लड़ाई बहुत पसंद थी और उनके वॉर कई सालों तक चले, और वॉर में तो पैसा लगना ही है, जिसके कारण उनके पैसे खत्म हो गए। दूसरा, फ्रांस में एक जगह थी वर्साइल, जहां पे एक बहुत ही बढ़िया पैलेस था। वो बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल मेरे सपनों के घर जैसा, और इस महल जैसे घर को मेंटेन करने में ही बहुत सारा पैसा लग जाता था। तीसरी बड़ी बात, फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, तो अमेरिका की 13 कॉलोनी ब्रिटेन के अंडर में आती थी। तो लुइस 16 ने उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को वॉर से इंडिपेंडेंस दिलवा दिया, और अगेन वॉर में पैसे खर्च होते हैं। इससे फ्रांस कर्ज में डूब गया। उस टाइम पर फ्रांस की करेंसी थी लुइर, जो 1794 के बाद बंद हो गई, तो फ्रांस पर लगभग 2 बिलियन लुइर का कर्ज चढ़ गया था। चौथा पॉइंट, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया वो सरकार से 10% का इंटरेस्ट लेते थे, जिससे सरकार के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाता था। पांचवा और लास्ट पॉइंट, यार सरकार के और भी खर्चे होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस मेंटेन करना, यूनिवर्सिटी मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना, तो इन सब में भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो यही सारे कारण थे जिनकी वजह से सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो अब हम बात करेंगे उस समय की सोसाइटी की। तो तब फ्रांस के लोग 3 एस्टेट में बटे हुए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते हैं,
और इन लोगों को लोग क्लर्जी कहते थे। सेकंड एस्टेट में आते थे राजा, मंत्री और बाकी गवर्नमेंट के बड़े लोग, और इन्हें लोग नोबिलिटी कहते थे। थर्ड एस्टेट में आते हैं आम इंसान, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर और सबसे ज्यादा अपने किसान भाई और नौकर लोग। तो इस तरह बनी हुई थी फ्रांस की सोसाइटी। फ्रांस में उस समय 90% पॉपुलेशन किसानों की थी, पर उनमें से कुछ ही किसान थे जिनके पास खुद की जमीन थी। 60% जमीनें चर्च, नोबल और थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों के पास थी। ऊपर से क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ सुविधाएं दी जाती थी। उन सुविधाएं यानी प्रिविलेजेस में से एक था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, मतलब उन्हें टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। तो सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही टैक्स भरना पड़ता था। क्लर्जी और नोबिलिटी को और भी प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे थर्ड एस्टेट के लोगों से काम करवाना। थर्ड एस्टेट पर कई टैक्स लगे हुए थे। चर्च भी थर्ड एस्टेट से टैक्स लेता था। उसका नाम था थाइस, जिसमें वो अपनी फसल का 10% चर्च को दे देते थे। उन पर एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसका नाम था टाइल, और भी न जाने दुनिया भर के टैक्स उन पर लगे हुए थे। यार, कमाई से ज्यादा तो टैक्स देना पड़ रहा था। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, यानी 2.3 करोड़, जो बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। भाई, इससे ज्यादा लोग तो अपनी दिल्ली में रहते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो खाने की डिमांड भी बढ़ गई, पर हुआ यूं कि फसल उतने रेट से नहीं बढ़ पाई जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ी, और इससे महंगाई भी बहुत बढ़ गई, और जो मजदूर लोग थे उनकी सैलरी उतनी की उतनी ही थी। महंगाई बढ़ गई लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। गरीब लोग और गरीब होते चले गए और अमीर लोग और अमीर। भाई, असली मजे तो तब आए जब सारी फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई। इस सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, जब हमारी बेसिक नीड्स खतरे में पड़ जाती हैं। जैसे इस सिचुएशन में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन भाई, कुछ भी कहो, एक गरीब चाहे कितना ही गरीब हो, उसके पास दारू के लिए हमेशा पैसे होते हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस से ब्रेड के दाम इतने बढ़ गए कि लोगों ने इस कारण 14 जुलाई 1789 के दिन प्रोटेस्ट किया। हालांकि इस दिन से पहले भी बहुत सारी छोटी मोटी बगावतें हुई, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि एक बड़ा चेंज ला सके। तो अब तक हम 14 जुलाई के प्रोटेस्ट के 2 रीजन तो जान चुके हैं। पहला, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और दूसरा, खाने के प्राइस आसमान छू रहे थे। अब इनके दिमाग में एकदम से तो आएगी नहीं कि भाई शादी वगैरह बाद में करेंगे, पहले गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इनके मन में प्रोटेस्ट करने की आग लगाने में फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ था। इतना बड़ा हाथ कि वो एक बार ही हाथ फेरने पर अपनी साफ कर लिया करते थे। तो 2 फिलोसफर थे, जॉन लॉकी और जीन जैक्विस रोसियर। पता नहीं क्या नाम रख रखे हैं यार। इनके आइडियाज थे कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे सबके पास फ्रीडम हो और सारे के सारे कानून सब पे बराबर लागू हो। इन्हीं आइडियाज पर जॉन लॉकी ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी, जिसमें उसने मोनार्की सिस्टम को बेकार बताया और तरह तरह की गलतियां गिना दी। वहीं जीन जैक्विस रोसे ने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता लोगों की सुनता हो, गालियां नहीं, समस्याएं। ये सब उसने अपनी एक किताब में लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक और पहुंचा हुआ फिलोसफर था, मॉन्टेस्क्यू। सब अपना ज्ञान झाड़ रहे थे तो ये भी अपना ज्ञान लेके आ गया। तो ये महाशय बोले कि गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बीच पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। तो इन फिलोसफर्स के आइडिया चाय की नुक्कड़ से लेके दारू के ठेके तक
डिस्कस हुआ करते थे। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा बगावत के बीज बो दिए गए थे और फ्रांस की इकोनॉमी के बहुत बुरे लग गए थे, जिससे सोल्वे लुइस को टैक्स बढ़ाने पड़े। तो उस टाइम पर टैक्स बढ़ाने की पावर सिर्फ मोनार्क यानी राजा के पास नहीं होती थी। टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यानी नेता आते थे और फिर टैक्स के प्रपोजल पास होते थे। लास्ट टाइम एस्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी और एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ मोनार्क के पास होती है। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जो वर्साइल के हॉल में हुई। तो भाई उधर का सीन कुछ ऐसा था। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स आए हुए थे और वो लोग आमने सामने बैठे हुए थे, और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर आए हुए थे जो कि पीछे खड़े हुए थे। किसान, कलाकार और महिलाओं को असेंबली में आने से मना कर रखा था। काश ये बैन मुझ पर लगा होता, मेरे तो स्कूल के दिन ही संवर जाते। खैर छोड़ो। तो थर्ड एस्टेट वाले 40,000 शब्दों में अपनी मांगे लेके आए, जो धरी की धरी रह गई। अब जर्नल एस्टेट का वोटिंग सिस्टम देखते हैं। तो 3 एस्टेट थे, तो तीनों के पास एक एक वोट होता था, और लुइस की 16वीं औलाद उसी हिसाब से वोटिंग कराना चाहती थी। पर थर्ड एस्टेट के लोग जानते थे कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग अगर मिल गए तो उन पर और टैक्स बढ़ाने वाला प्रपोजल आराम से पास हो जाएगा, और थर्ड एस्टेट वालों का तो कट जाएगा, बुरा वाला। और इसलिए वो चाहते थे कि वोटिंग का तरीका बदला जाए। तो वो चाहते थे कि असेंबली के हर मेंबर के पास एक वोट हो और असेंबली का हर मेंबर वोट करे। वो 1 एस्टेट 1 वोट को 1 मेंबर 1 वोट में बदलना चाह रहे थे, पर किंग ने उनके इस प्रपोजल को मुंह पे मना कर दिया। तो थर्ड एस्टेट वाले प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबली से उठकर बाहर चले गए। ओह सॉरी, उन्हें बैठाया ही कब था। इस घटना पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो बात मैं अब करने जा रहा हूं वो तुम्हारे रिलेशनशिप जितनी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को फ्रांस का मुखिया मानने लग गए। तारीख थी 20 जून। वो सारे के सारे वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। भाई मतलब बिना किसी उसके अपने आप को कानून बनाने वाला घोषित कर दिया। ऐसे तो राहुल गांधी भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहां बैठ के वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, जिसमें राजा की पावर बहुत कम कर दी जाएगी। तो उन्होंने शपथ ली कि बिना फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो वहां से नहीं जाएंगे, चाहे किसी का जबरदस्त प्रेशर ही क्यों ना बन रहा हो। और इनको लीड करने वाले 2 इंसान थे, मिराबियो और अबेसियस। वो अलग बात है कि मिराबियो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, यानी सेकंड एस्टेट से आता था, और वो जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को प्रिविलेजेस मिलते हैं उनके खिलाफ था। और माना जाता है कि मिराबियो की स्पीचेस बहुत पावरफुल होती थी। किसी महान इंसान ने बिल्कुल सच ही कहा है, सबसे गहरे वार शब्दों से किए जाते हैं। और अबेसियस एक प्रीस्ट था और उसने एक किताब लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। और आजकल की किताबें देखो, हाफ गर्लफ्रेंड। सही में यार, कभी भी टाइटल देख के बुक मत खरीदना। तो जब वो लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, फ्रांस के सारे लोग बहुत ही गुस्सा हो गए थे। खराब सर्दियों के कारण फसल भी खराब हो गई थी। फ्रांस में ब्रेड के दाम आसमान चूम रहे थे। कैसे चूम रहे थे यार, फ्रांस की ब्रेड है,
फ्रेंच कैसी तो करेगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, 14 जुलाई के दिन लोगों ने बेस्टाइल तोड़ दिया और लुइस 16 सिर्फ तालियां बजाता रह गया। अब कहानी सुनते हैं 14 जुलाई के बाद की। अरे सुनते तो हम अपने बाप की भी नहीं है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। देश के कोने कोने में अफवाह फैल गई थी कि सेकंड एस्टेट के लोगों ने कुछ लोगों को किसानों की फसल बर्बाद करने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर किसानों की सनक गई और चाकू चूरी लेके नोबलमैन के घरों पर अटैक कर दिया। उनके घर लूट लिए और सारे इंपॉर्टेंट कागज जला दिए। कुछ नोबलमैन तो देश छोड़ के भग लिए। इतनी जबरदस्त बगावत हो गई कि लुइस 16 को घुटने टेकने ही पड़ गए। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, लुइस 16 की पावर्स कम कर दी गई और चर्च की जमीनें लेकर किसानों में बांट दी गई। ये सारे फैसले 4 अगस्त 1789 की रात को हुए। अब फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। नेशनल असेंबली ने 1791 में असली कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, जिसका मकसद था राजा की पावर को लिमिट करना, मतलब कुछ हद तक रखना। ऐसा ना हो कि जो राजा चाहे बस वही हो देश में। गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों के मतलब तो सबने पढ़े ही होंगे, पर जो बेचारे कमीने दोस्तों की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनको अब मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा। लेजिस्लेचर ये वो डिपार्टमेंट है जो रूल बनाता है, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव ये वो डिपार्टमेंट है जो देखता है कि हाँ भाई, जो रूल्स बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे इंडिया में आईएएस ऑफिसर वगैरह, और अपने स्कूल में यार एचएम मैम दिमाग खराब करके रख रखा है। और कोई रूल फॉलो ना करे तो उसे जुडिशरी देखती है, यानी कोर्ट। तो सिविक्स में इन पर 3-4 चैप्टर हैं, तो आराम से बैठ के पढ़ना। तो फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा हो गया था कि 28 मिलियन की जनसंख्या में से सिर्फ 4 मिलियन लोग ही वोट दे सकते थे। तो वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो कौन से प्राणी थे जो वोट दे सकते थे। तो फिर 4 मिलियन लोग 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे और एक जज भी। और वो 50,000 इलेक्टर में से वोटिंग के थ्रू 745 मेंबर्स चुनते थे नेशनल असेंबली के लिए, और वो किंग पर कंट्रोल रखते थे। किंग के पास बची थी वीटो पावर, यानी किंग की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। और नेशनल असेंबली मंत्रियों पर भी कंट्रोल रखती थी। देखा जाए तो फ्रांस के सिटीजन इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली चुनते थे, क्योंकि सिटीजन इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे और इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लिए वोट करते थे। तो अब मैं बताऊंगा किस किस प्रकार के प्राणी वोट डाल सकते थे। उससे पहले एक छोटी सी बात, जो वोट डाल सकते थे उन्हें फ्रांस में एक्टिव सिटीजन कहा जाता था, और जो वोट नहीं डाल सकते थे उन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था। एक्टिव सिटीजन के अंडर वो लोग आते थे जिनका सेक्स मेल हो और जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, और एक मजदूर की 3 दिन की दिहाड़ी जितना टैक्स देता हो, सिर्फ वही वोट कर सकता है। इंग्लिश में बोले तो ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen। समझे? और बाकी सब पैसिव सिटीजन थे, और ज्यादातर नेशनल असेंबली के मेंबर वही लोग बनते थे जो सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से होती है। इसमें वही बकवास थी, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्ला 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 ब्ला। ये अधिकार सबको मिले, मेल से लेके फीमेल तक को, और बाकी बचे अदर्स को भी।
और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की। तो जैसा कि अब तक तुमने देखा, लोगों ने लुईस 16 की बुरी वाली ले रखी थी। 1789 के बाद भी फ्रांस में टेंशन बनी रही। तो उनको टेंशन किस बात की थी, चलो वो देखते हैं। लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर अंगूठा लगा दिया था, मेरा मतलब साइन कर दिया था, पर वो पर्शिया के राजा के साथ खुफिया तरीके से बातचीत करने लगा। वो षड्यंत्र रच रहे थे कि वापस लुईस 16 को पूरी पावर कैसे दी जाए। बाकी पड़ोसी देश के राजा भी टेंशन में आ गए। उन्हें लगा कहीं फ्रांस से मोटिवेशन लेके उनकी प्रजा उनकी ना ले ले, इसलिए वो जंग की तैयारी में लग गए। इससे पहले वो कुछ करते, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। रुको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लुईस 16 की धर्मपत्नी मरिया भी ऑस्ट्रिया से थी। मतलब लुईस 16 के ससुराल वालों के साथ लड़ाई कर दी। जब बात देश पे आई तो फ्रांस के हजारों आदमियों ने आर्मी ज्वाइन कर ली। ये जंग थी आम आदमी और राजाओं के बीच। जंग में देशभक्ति वाले गाने खूब गाए जाते हैं, तो फ्रांस का मेन गाना था मर्सेलेस, जिसको लिखा था रॉजर दे इसले। यार सीरियसली, यार अब तो मेरे को साउथ इंडियन नेम इजी लगने लग गया। ये गाना पहली बार कुछ लोगों ने गाया था जो मर्साइल से पेरिस आर्मी ज्वाइन करने जा रहे थे, इसलिए इस गाने का नाम मर्सेलेस रखा गया और आज की डेट में ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। वॉर से फ्रांस में फिर इकोनॉमी नीचे चली गई और लोग आर्थिक समस्याओं से जूझने लगे। जब सारे आदमी वॉर के लिए चले गए, तब घर की महिलाएं घर चला रही थी। उस टाइम पर नेशनल असेंबली में मेंबर बनना, इन सब चीजों में बस अमीर लोग ही इन्वॉल्व थे। पर ट्रेंड में कुछ चेंज आता है, मिडिल क्लास लोगों का भी पॉलिटिक्स में जोश बढ़ गया। पॉलिटिकल क्लब्स यानी पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी और जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स क्लब। तुम सोच रहे होगे क्लब वो होता है जहां पे दारू पार्टी होती है और पोल डांस होता है, तो तुम सही सोच रहे हो। लेकिन उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्लब कह देते थे। जैकोबिन क्लब में ज्यादातर छोटे दुकानदार, मोची, घड़ी बनाने वाले, नौकर और मजदूर लोग थे। और उनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। 1792 की समर्स में खाने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिससे पेरिस वाले लुईस 16 से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि ये सारा पंगा उसी की वजह से हो रहा था। ना वो खुफिया बातें करता, ना वॉर होता और ना ही खाने के दाम बढ़ते। तो इस बार लोगों ने उसे जड़ से उखाड़ने की सोची। तो 10 अगस्त को लोगों ने पैलेस ऑफ ट्वेलेरीज पर हमला बोल दिया। जहां लुईस 16 था, उसके सारे गार्ड्स को मार दिया और राजा यानी लुईस को बंदी बना लिया। फिर नेशनल असेंबली ने लुईस 16 का बुरा वाला काटा और जेल भेज दिया। अब कोई गवर्नमेंट का मुखिया तो रहा नहीं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए फ्रांस में इलेक्शन हुए। इस बार इलेक्शन में हर मर्द जो 21 साल से ज्यादा का हो, उसे वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अंबानी का बच्चा हो या बम्बानी का। आई होप अंबानी का बच्चा इज नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। वोटिंग के बाद जो नई असेंबली चुनी गई, उसका नाम कन्वेंशन रखा गया। 21 सितंबर
1792। इस दिन फ्रांस में मोनार्क खत्म हुई और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। एक दो सोच रहे होंगे, यार ये रिपब्लिक वर्ड सुना सुना सा तो लग रहा है, पर मतलब क्या है? तो भाई, रिपब्लिक एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हेड दोनों जनता चुनती है। और जहां तक बात है लुइस 16 की, उसका जय हिंद हो गया 21 जनवरी को, यानी उसे पब्लिकली डेथ दे दी गई। मतलब जो भी कांड हुआ सबके सामने हुआ। कुछ दिन बाद लुइस की पत्नी को भी मार दिया गया। वैसे उसका क्या कसूर था? तो लुइस हो गया फ्रांस से क्लीन। फिर गवर्नमेंट का हेड बन गया मैक्सिमिलियन। याद करो, 2-3 मिनट पहले ही बताया था। याद आया? तो गवर्नमेंट बन गई जैकोबिन्स की और हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गया मैक्सिमिलियन। पर वो भी कुछ ज्यादा दिन नहीं टिका। उसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। वो 1793 से 1794 तक रहा, फिर उसका भी पत्ता साफ हो गया। गंदे पत्ते रखने ही नहीं चाहिए, वरना लोग पत्ता साफ कर देते हैं। तो उस एक साल को रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। अपनी भाषा में बोले तो आतंक का समय। रॉबेस्पियर हमारी एचएम की तरह स्ट्रिक्ट था। उसके रूल्स तो स्ट्रिक्ट थे ही, पर सजा तो स्ट्रिक्ट का बाप था। उसे जो भी अपना दुश्मन लगता वो उसे सजा दे देता। उसने पुराने नोबलमैन यानी सेकंड एस्टेट के लोग, क्लर्जी यानी चर्च के लोग, दूसरी पार्टी के लोगों और यहां तक कि अपनी खुद की पार्टी के लोगों को सजा दिलवा दी। रॉबेस्पियर ने तो सबसे अपना बदला ले लिया होगा, क्या पता अपनी प्रिंसिपल से भी बदला लिया हो, ये कहकर तूने मुझे असेंबली में कड़कती धूप में इतनी देर खड़ा रखा और ऊपर से अपनी बोरिंग घटिया स्पीच सुनाई, मैं तुझे सजा ए मौत देता हूं। जिसको रॉबेस्पियर अरेस्ट करवाता, अगर कोर्ट में वो अपराधी साबित होते हैं तो उसे गुइलेटिन कर देते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये कौन सा फ्रेंच वर्ड बोल दिया। भाई मैं भी वही सोच रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? गुइलेटिन ये एक तरह का डिवाइस है जिससे लोगों को मौत मिलती है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताता हूं। 2 पोल होते हैं, पोल डांस करने के लिए नहीं, एक ब्लेड को सपोर्ट देने के लिए। और इसके नीचे होता है एक छेद जिसमें किसी का भी सर आराम से आ सकता है। बाकी तुम समझदार हो ही तो समझ जाओ। तो उसने और क्या क्या हरकतें की थी वो देखते हैं। उसकी सरकार ने वेजेस यानी सैलरी और चीजों के प्राइसेस पे मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी। मीट और ब्रेड को रेशन्ड कर दिया था, यानी एक अमाउंट से ज्यादा कोई मीट और ब्रेड नहीं ले सकता था। किसानों को अपनी फसल सरकार को एक फिक्स दाम पे बेचनी पड़ती थी। महंगी ब्रेड जो सफेद आटे से बनती थी उसे बंद कर दिया गया। उसकी जगह आई बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रेड। अरे मजाक कर रहा हूं। उसकी जगह आई इक्वालिटी ब्रेड जो सबको खानी पड़ती थी। बताओ, खाने से इक्वालिटी लाना चाह रहा है ये? फ्रेंच मैन और वुमेन को सर और मैम की जगह सिटीजन बुलाने की प्रथा भी शुरू कर दी इसने। उसने चर्च बंद करवाकर ऑफिसेज खोल दिए। तो ये थी रॉबेस्पियर की करतूतें, और ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। उसके सपोर्टर उससे इन पॉलिसीज के रीजन मांगने लग गए, पर वो अपने ही धुन में चलता रहा। और फाइनली कोर्ट ने उसे जुलाई 1794 में अपराधी करार करके गिलोटीन वाली सजा दे दी। मैक्सिमिलियन का हो गया दी एंड। जैकोबिन्स की सरकार गिरने के बाद जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे उनके पास पावर आ गई। फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया
भाई कॉन्स्टिट्यूशन है या फेसबुक का अकाउंट नया बनाए जा रहे हैं? तो इसके अकॉर्डिंग जिसके पास घर है, जायदाद है, सिर्फ वही वोट कर सकता है। और ये लोग वोट करके 2 काउंसिल चुनते हैं और ये 2 काउंसिल डायरेक्टरी बनाएगी जिसमें 5 मेंबर होंगे। एक हेड रखने की जगह अब 5 मेंबर रख लिए जिससे किसी एक इंसान पर सारी पावर ना आ जाए। पर फिर डायरेक्टर्स की लड़ाई काउंसिल से होने लग गई और वो उनको डिसमिस करके उनका काम रोक देते। तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था नहीं जिससे एक मिलिट्री डिक्टेटर को पावर मिल गई, जो था नपोलियन बोनापार्टे। नाम तो सुना ही होगा। पर कुछ भी कहो, एक बात अच्छी थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदलती रही पर फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडिया फ्रांस और बाकी यूरोप को आने वाले टाइम तक पॉलिटिकल मूवमेंट करने के लिए मोटिवेट करते रहे। और भाई इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद मुझे भी तगड़ा वाला मोटिवेशन मिल रहा है सोने के लिए। और वैसे भी हिस्ट्री की क्लास में सो ना तो जिंदगी का मजा क्या। अब चैप्टर में बात नारी पर आ गई है, यानी फीमेल्स पर। वुमेन का फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो ये कहता हूं वुमेन का हर हिस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम्हें लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं तो किसी की भी इंटरनेट हिस्ट्री चेक कर लेना। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन वुमेन के ऊपर जरूर आता है। और बात इस चैप्टर की नहीं है, कहीं पर भी तुम्हें अगर वुमेन दिखे तो बस समझ लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुमेन फ्रांस की हिस्ट्री में शुरू से ही रही हैं। फ्रांस में जो जो बड़े बदलाव आए उनमें वुमेन का बड़ा योगदान था। वुमेन चाहती थी कि उनकी जिंदगी बदले। जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी उन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता था। उस टाइम पर वुमेन कपड़े धोने का काम करती थी, फूल बेचा करती थी, फल सब्जी बेचती थी, या फिर अमीर लोगों के घर डोमेस्टिक सर्वेंट बन के रहती थी। यहां हम उन्हें काम वाली बाई कहते हैं। लड़कियों के लिए एजुकेशन नहीं थी, यानी पढ़ाई की नो टेंशन। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की लड़कियां थी सिर्फ वही स्कूल जाती थी और फिर बाद में उनकी शादी करा दी जाती थी। वर्किंग वुमेन के ऊपर बहुत काम था। फैमिली को देखना, खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, ब्रेड खरीदने के लिए लाइन में लगना। और उनकी तनख्वाह भी मर्दों से कम होती थी। वुमेन्स अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए पॉलिटिकल क्लब और अखबार खोल लेती है। उस टाइम 60 वुमेन पॉलिटिकल क्लब बने और इनमें से जो सबसे फेमस था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब इनकी डिमांड सुनते हैं। वुमेन चाहती थी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलें, क्योंकि जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको मेकअप का सामान तो दिया पर राइट टू वोट नहीं दिया। वुमेन राइट टू वोट चाहती थी, साथ में वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहती थी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनना। उनका ये सपना तो सपना रह गया, पर उनकी लाइव्स इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए। चलो उन्हें देखते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल बनाए और लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया। दूसरा, अब लड़कियों को अपनी इच्छा से शादी करने का हक मिल गया। अब उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता था, 12वीं में पास हो जाइए वरना शादी करा देंगे तेरी। तीसरा, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था और उसे हमें रजिस्टर करना पड़ता था सिविल लॉ के अंडर। अच्छा, शादी के बाद क्या आता है? नहीं यार, बच्चे नहीं,
बच्चे तो इंडिया में आते हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, डिवोर्स। गवर्नमेंट ने शादी के बाद सोची डिवोर्स की, डिवोर्स को लीगल कर दिया। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी डिवोर्स फाइल कर सकता था। अब बात पति पत्नी पर आ गई है तो एक जोक तो बनता है। एक बार कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा था तो जज ने फैसला सुना दिया, तलाक के बाद पति अपनी आधी सैलरी पत्नी को देगा। पति खुश होकर कहता है, चलो साला अब तो आधी सैलरी मेरे पास आएगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं तो वुमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। अब वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकती थी या फिर आर्टिस्ट भी बन सकती थी। पर वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स अभी भी नहीं मिले, जैसे राइट टू वोट वगैरह वगैरह। तो इसके लिए स्ट्रगल चलता रहा। जब आतंक का समय आया, यानी मैक्सिमिलियन की सरकार आई, तो उसने सारे वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवा दिए। उसने वुमेन को बैन कर दिया पॉलिटिक्स में आने से। जो वुमेन की इंपॉर्टेंट लीडर्स थी उनको अरेस्ट कर दिया और मार दिया। और ये 2-3 पॉइंट्स तुम उसकी करतूतों में भी लिख सकते हो जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। पर वुमेन की राइट टू वोट की जिद अगले कई सालों तक चलती रही और उन्हें आखिरकार 1946 में राइट टू वोट मिल गया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम और किया था, वो था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, हिंदी में बोले तो दास प्रथा का अंत। गुलामी बंद कर दी थी। और बात फ्रांस की कॉलोनीज की हो रही है, मतलब वो जगह जहां पर फ्रांस का कब्जा था। कॉलोनी का मतलब समझने के लिए तुम ये एग्जाम्पल ले सकते हो कि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। फ्रांस की कॉलोनीज के नाम थोड़े भयंकर हैं, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो और मार्टिनिक्यू। ये सारे कैरेबियन रीजन में थे। यहां से फ्रांस को टबैको यानी तंबाकू, शुगर, इंडिगो, कॉफी ये सब मिलता था। भाई इससे मुझे एक बात याद आई, जब भी तुम अपनी पहली चाय बनाओ तो बेकार बनाना, अगर बढ़िया बना दी तो पूरी उम्र बनाते रहोगे। चलो वापस। तो जो यूरोपियन थे वो कैरेबिया में काम नहीं करना चाहते थे, शायद उन्हें काला नहीं बनना था। तो कैरेबिया में लेबर की शॉर्टेज हो गई। इस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हो गई। ये ट्रेड 3 जगह के बीच होती थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इसलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। स्लेव ट्रेड लगभग 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रांस के मर्चेंट बोर्दो या नैंत से अफ्रीका जाते थे बाय वाटर। ये दोनों शहर के नाम हैं। फ्रेंच मर्चेंट अफ्रीका पहुंचने पर वहां के लोकल चीफ टेन से मिलते, यानी जो वहां का बॉस टाइप होता। उनसे बहुत सारे गुलाम खरीदते और फिर उन्हें सामान की तरह पेटी में पैक करके शिप में रख देते और वहां से वो निकल जाते थे अमेरिका की तरफ। अब कुछ सोच रहे होंगे वो अमेरिका क्यों जाते थे? भाई मैंने बताया था ना कि लेबर की शॉर्टेज कहाँ हो रही थी? कैरेबिया में, और कैरेबिया है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। उन्हें लगभग 3 महीने लगते थे अफ्रीका से कैरेबिया जाने में। वहां जाकर वो स्लेव को प्लांटेशन ओनर के पास बेच देते। प्लांटेशन ओनर वो होते हैं जिनके पास बहुत बहुत सारी जमीन होती है और उनपे वो खेती करवाते हैं। उन्हें स्लेव्स की जरूरत होती थी जो खेत में काम करें। उनकी ये जरूरत फ्रेंच मर्चेंट पूरी करते थे। कैरेबिया से यूरोप की टबैको, इंडिगो, शुगर
और कॉफी की डिमांड पूरी होती थी। तो ये था स्लेव ट्रेड। 18th सेंचुरी में फ्रांस में स्लेवरी की बुराई होती रही। नेशनल असेंबली में इस बात पर चर्चा हुई कि स्लेवरी अच्छी है या बुरी। जैकोबिन गवर्नमेंट ने स्लेवरी बंद करने के लिए कोई लॉ पास नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन की कमाई स्लेव ट्रेड से होती थी। पर कन्वेंशन ने 1794 में स्लेव्स को फ्रेंच कॉलोनीज में फ्री करने का ऑर्डर दे दिया। कन्वेंशन असेंबली का नाम है। इस ऑर्डर से स्लेवरी बंद हो गई थी, पर 10 साल बाद नेपोलियन ने स्लेवरी वापस शुरू कर दी। पर आखिरकार 1846 में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी बंद हो गई। भाई, इतनी बड़ी चीज बंद हो गई। जो लॉज जिन्होंने फ्रांस के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव किया, वो सारे 1789 के बाद ही बने थे। उनमें से एक था अबॉलिशिंग ऑफ सेंसरशिप। पहले हमने अबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी इसकी बात की थी। अब हम बात करेंगे अबॉलिशिंग ऑफ सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप का बंद होना। मूवीज के सेंसर बोर्ड और सेंसरशिप के बारे में तो पता ही होगा, जिसके कारण तुम मूवीज के कुछ सीन नहीं देख पाते या पूरी की पूरी मूवी ही नहीं देख पाते। क्यों? पर उस टाइम पर मूवीज तो होती नहीं थी, तो जिन चीजों पे सेंसरशिप लगती थी वो थी बुक्स, न्यूज़पेपर और प्ले। तो 1789 के बाद सेंसरशिप बंद हो गई। इसका मतलब बुक्स और न्यूज़पेपर में जो छापना है छापो और नाटकों में जो करना है करो। यार, मैं तो एक्टर ही बनता फिर। पर ओल्ड रिजीम में बुक्स और न्यूज़पेपर छापने से पहले किंग के सेंसर्स से अप्रूव करानी पड़ती थी। तो सेंसर्स का काम था ये देखना कि कोई कुछ या कोई किंग की बुराई तो नहीं कर रहा है। और हाँ, ओल्ड रिजीम 1789 से पहले के समय को कहते हैं। तो सेंसर्स से अप्रूव होने के बाद ही कुछ छपता था। लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन बना, तो उसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी रखा गया। उसके बाद फ्रांस के शहर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर से भर गई। इनमें फ्रांस के अंदर जो हो रहा था उसके बारे में बताया गया, और अब लोग इवेंट्स या फिर जो हो रहा था उसके बारे में अपोजिंग व्यूज भी दे सकते थे, मतलब उनकी बुराई कर सकते थे। उस टाइम पर सॉन्ग्स और प्ले बहुत चला करते थे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, तो बाकी लोगों को प्ले और सॉन्ग से ही जानकारी हासिल हो पाती थी। और पढ़े लिखे लोग ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बातें पढ़ते थे, जो लिबर्टी और जस्टिस जैसे आइडियाज के बारे में लिखते थे। अब बात करते हैं उस इंसान की जो घोड़ों से व्हीली मारता है। बिल्कुल सही, नेपोलियन बोनापार्टे। 1804 में वो फ्रांस का राजा बन गया था। पर फ्रांस पर कब्जा करने के बाद उसके पेट से डकार नहीं निकली, मतलब उसका पेट नहीं भरा, तो उसने दूसरी यूरोपियन कंट्रीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने वहां के राजाओं को हटाकर अपने घर वालों को बिठा दिया। उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज जैसे लॉज पास किए, और उसने वेइंग और मेजरिंग का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया। नेपोलियन की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी और सबकी उससे फटती थी। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में वो बेचारा हार गया। जिसने भी उसे हराया, मैं उसे दिल से धन्यवाद कहता हूं, वरना ये चैप्टर कितना लंबा चलता किसे पता। तो हमने देखा जिन आइडियाज पे आज डेमोक्रेसीज चल रही है, उसकी फाउंडेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। जो राइट्स आज हमारे पास है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
क्योंकि यहीं से राजाओं को हटाना शुरू हुआ था।